मगर मैं तो जोगियों वाले भेस में था। सर पर कपड़ा बंधा हुआ था, ऊपर राख मली हुई थी। मैंने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल धड़कने लगा था। इतने में अर्दलीन हवालदार पांडे को लेकर आ गया। 2 गार्ड उसके साथ थे। उसने आते ही कर्नल को सैल्यूट मारा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। वो गिड़गिड़ा कर कर्नल से इल्तिजा करने लगा, सर मेरा कोई कसूर नहीं है सर। कर्नल ने उसे ढांट कर एक तरफ बिठा दिया। तिवाड़ी ने उससे सवाल किया, अगर वो जोगी तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उसे पहचान लोगे? अब हिंदू डोगरा ने आंखें उठाकर हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें 4 हुई, लेकिन मुझे न पहचान सका। बोला, सर मैं उसे फौरन पहचान लूंगा। सर वो जोगी बड़ा चालाक था। उसने मुझे दौलत का लालच देकर सोमरस दिया था। सर मैं बेगुनाह हूं सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। उसके साथ ही वो फूट फूट कर रोने लगा। शट अप, कर्नल भल्ला ने उसे डांटा। एकदम से बिल्ली क्यों बन गए हो? तुम्हारी इंक्वायरी होगी। अगर तुम बेगुनाह निकले तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तिवाड़ी ने पूछा, जोगी तुम्हें जमुना पार जिस खंडर में ले गया था, क्या वहां तुमने अपनी आंखों से लक्ष्मी देवी को देखा था? पांडे ने सहमी हुई आवाज में कहा, हाँ सर मैंने देखा था। वो पूरी लक्ष्मी देवी थी। उसने मुझे 2 हीरे दिए थे और कहा था कि मैं सोमरस अपने नाइट ड्यूटी वाले जवानों को पिला दूंगा तो वो महाराजा अशोक की दौलत का सारा भंडार लेकर आएगी। कर्नल भल्ला ने अपनी जेब से वो 2 नकली हीरे निकालकर मिस्टर तिवाड़ी को दिखाए, जो पोशाली ने हिंदू फौजी को दिए थे। ये शीशे के तराशे हुए मामूली टुकड़े थे। तिवाड़ी उन्हें गौर से देखता रहा। उसके बाद कर्नल भल्ला ने तिवाड़ी को कागज में लिपटी हुई वो सुरमेदानी निकाल कर दी, जिसमें बेहोशी का महलूल उस वक्त भी थोड़ा सा मौजूद था। ये महलूल मैंने अपने ऑफिस की लेबोरेटरी से चुरा कर पोशाली को दिया था और पोशाली ने उसे एक खाली सुरमेदानी में डालकर हवालदार को दिया था कि इसमें गगन मंडल का सोमरस है। मिस्टर तिवाड़ी ने सुरमेदानी के दहाने को जरा सा सूंघा और नाक सुकेड़ कर बोला, ये बड़ा खास केमिकल है और इसे तजुर्बेकार जासूस ही इस्तेमाल में लाते हैं। कर्नल भल्ला की भवें चढ़ गईं। अपना डंडा घुटने पर बचाते हुए बोला, मुझे पहले ही शक था मिस्टर तिवाड़ी कि ये महज नवादिरात चोरी का प्रोजेक्ट नहीं था। ये किसी गैर मुल्की और खास तौर पर पाकिस्तानी जासूस का काम लगता है। आपको तो मालूम ही है कि म्यूजियम के नीचे हमारी बाज बड़ी अहम दस्तावेजात मौजूद हैं। मिस्टर तिवाड़ी शायद नहीं चाहता था कि मेरे सामने तहखाने वाले खुफिया लॉकर्स और दस्तावेजात का जिक्र हो। वो खनकारते हुए बोला, आप ठीक कह रहे हैं कर्नल। अच्छा मैं चलता हूँ, बाकी बातें शाम को मुलाकात के वक्त करूंगा। इस हवालदार की हिफाजत कीजिए, शायद इसकी हमें जरूरत पड़े। कर्नल भल्ला ने फौरन कहा, ये कहीं नहीं जाएगा। वापस आते हुए मिस्टर तिवाड़ी ने मुझसे पूछा, कैप्टन मेहता इस वारदात के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मेरे जवाब से मेरे ज़हन की कैफियत का अंदाजा लगाना चाहता था, लेकिन मैं इतना अनाड़ी भी नहीं था। मैंने जेब से सिगार का छोटा सा लेदर पर्स निकालते हुए कहा, सर मैं तो अभी भी इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि ये काम पेशा वर्ग चोरों का है। नवातिरात चुराने वाले गिरोह इस किस्म की हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। मिस्टर तिवाड़ी ने कोई जवाब न दिया। मैंने सिगार सुलगाया तो वो मेरी तरफ देख कर पलटा। तुमने सिगरेट बिल्कुल छोड़ दिए हैं क्या? मैंने हल्का सा कष्ट लगाकर कहा, सिगार का तंबाकू मुझे ज्यादा पसंद आया है सर। मैंने मिस्टर तिवाड़ी को भी सिगार पेश किया, मगर उसने ये कहकर इनकार किया कि वो गाड़ी चलाते वक्त सिगार नहीं पिया करता। मैं खामोशी से सड़क पर आती जाती ट्रैफिक पर नजरें जमाए सोचता रहा कि ये अय्यार शख्स इस केस के बारे में किस अंदाज से सोच रहा था। मुझे डोगरे फौजी पांडे ने बिल्कुल नहीं पहचाना था। उस रात की नाकाम वारदात के वक्त मैंने वहां कोई निशानी भी नहीं छोड़ी थी। अलबत्ता मेरे बेडरूम में जोगियों वाला लिबास अभी तक मौजूद था जो मैंने रात की वारदात के वक्त पहना हुआ था। मैं कुछ बेचैन सा हो गया था। अगर मिस्टर तिवाड़ी ने उसी वक्त मेरी अदम मौजूदगी में मेरे बंगले की तलाशी ली तो उसे मेरे जुर्म का सबूत मिल सकता था। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने रात को वापस आते ही जोगियों वाले कपड़ों को कहीं छुपा क्यों न दिया। दफ्तर पहुंचने के बाद मिस्टर तिवाड़ी किसी गहरी सोच में गुम अपने कमरे में चला गया और मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे अब ये उलझन सी लग गई थी कि ये शख्स मेरे मकान की तलाशी लेने न चला जाए। मैंने एक फाइल खोलकर काम करने की कोशिश की, मगर परेशान ख्याली ने मुझे ऐसा न करने दिया। फिर मैंने एक फाइल निकाली जिस पर मिस्टर वशाम के दस्तखत होने वाले थे। फाइल की वर्क करतानी करता मैं अपने कमरे से निकला और कॉरिडोर में से होता हुआ मिस्टर वशराम के कमरे में आ गया। उसका कमरा खाली था। वशराम अपने कमरे में नहीं था। मैं वापस जाने के मुतालिक सोच ही रहा था कि मुझे कॉरिडोर में मिस्टर तिवाड़ी और वशराम की बातें करने की आवाज सुनाई थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। खुदा जाने ये मेरे दिल का चोर था या क्या बात थी कि मैं वहीं खड़े रहने या बाहर जाने की बजाय मिस्टर वशराम के बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। मिस्टर तिवाड़ी और वशराम बातें करते हुए कमरे में दाखिल हो गए थे। मुझे कमरे का दरवाजा बंद करने की आवाज सुनाई दी। फिर मिस्टर तिवाड़ी को मैंने ये कहते हुए सुना, मैं चाहता
चाहता हूँ कि इस केस की इंक्वायरी तुम खुद करो। वशराम की आवाज़ आई, लेकिन सर ये बड़ी अजीब बात है कि सुरमेदानी में जो बेहोशी का केमिकल था वो हमारी लेबॉर्ट्री से चुराया गया था। तिवाड़ी बोला, मिस्टर वशराम, मैंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा सुराग रसानी में गुजारा है। मैं पानी को सूंघकर बता सकता हूँ कि ये किस शहर का है, और फिर अपनी लेबॉर्ट्री के केमिकल से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। कर्नल भल्ला ने जब मुझे कले में सुरमेदानी दिखाई जिसमें बेहोशी की दवाई मौजूद थी तो मैं उसे सूंघते ही समझ गया कि ये केमिकल हमारी लेबॉर्ट्री का है। मैं बाथरूम में दम साधे उनकी बातें सुन रहा था। एक तरह से मैं खुद उनके जाल में फंस गया था। अगर उनमें से कोई एक उठकर बाथरूम में आ जाता तो मैं एक ऐसी मुश्किल में फंस सकता था जिससे निजात का कोई रास्ता नहीं था। मुझे मिस्टर तिवाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर वशराम, ये हम दोनों जानते हैं कि हमारे ऑफिस में से कौन शख्स ये काम कर सकता है जिस पर हमें शक है। बहरहाल भारतवर्ष की सिक्योरिटी का मामला है। सुबह दफ्तर आते ही मुझे वजारत दिफा के चीफ सेक्रेटरी का फोन आया था कि इस केस की मुकम्मल इंक्वायरी की जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि जोगी के भेस में हवालदार पांडे को बेहोशी का केमिकल देने वाले का मकसद कले के नवाजिरात चुराना नहीं बल्कि चाणक्य प्लान की माइक्रोफिल्म या दूसरी अहम सरकारी खुफिया दस्तावेजात चुराना था। एक बात का मुझे नाकाबिल तरदीद सबूत मिल गया था कि चाणक्य प्लान की माइक्रोफिल्म कले के म्यूजियम के नीचे तहखाने में ही है। मुझे हर लम्हे यही धड़का लगा था कि कहीं इनमें से कोई कमबख्त उठकर बाथरूम में ना जाए। मैं दबे पांव बाथरूम के अकबी दरवाजे की तरफ गया और चटखनी को बड़ी एहतियात से खोलने की कोशिश करने लगा। एक हल्की सी आवाज के साथ चटखनी खुल गई। मैं दबे पांव मगर तेजी से कदम उठाता हुआ वापस दरवाजे के पास आया और कान लगा दिए। तिवाड़ी और वशराम बातें कर रहे थे, उन तक चटखनी की आवाज नहीं पहुंची थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर मुझे तिवाड़ी की आवाज सुनाई दी, तुम इन तमाम बातों को जहन में रखना और आज ही कर्नल भल्ला के पास फले में जाकर केमिकल वाली सुरमेदानी ले आना। मैं कैप्टन मेहता के साथ वो केमिकल अपने साथ नहीं लाना चाहता था। अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने पहली बार मेरा नाम लिया था। मैंने अपना सांस रोक लिया, लेकिन उसके बाद तिवाड़ी ने कुछ न कहा। वशराम भी खामोश रहा। फिर वशराम के कमरे का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। अब मेरा वहां रहना फजूल था और खतरनाक भी। वशराम किसी भी वक्त गुसल खाने में आ सकता था। मैं दबे पांव बाथरूम के अकबी दरवाजे के करीब आया। दरवाजे के एक पट को बड़ी एहतियात से दोनों हाथ थाम कर आहिस्ता से खोला और बाहर निकल आया। जिस अंदाज में मिस्टर तिवाड़ी ने मेरा नाम लिया था उससे ये बात साबित हो गई थी कि उसे मुझ पर ही शुबा है। शुबा तो उसे पहले भी था, लेकिन अब शायद उसे एक तरह से सबूत मिल गया था, क्योंकि ऑफिस की लेबॉर्ट्री से दूसरा कोई शख्स इतनी दलेरी से बेहोशी का केमिकल उड़ाकर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि मुझे गिरफ्तार करने के लिए उसके पास वाज़ेह सबूत नहीं था कि जिसे वो अदालत के सामने पेश कर सके। उसे खूब मालूम था कि बगैर किसी बय्यन सबूत के मुझ पर हाथ डालने की सूरत में अदालत में उसके खिलाफ हत्या इज्जत का दावा करके उसे मअतल करवा सकता हूँ। लेकिन अगर उसे एक लम्हे के लिए ये शुबा हो जाता कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ और एक हिंदू अफसर का रूप धारे वहाँ अपने वतन के मफादात की हिफाजत कर रहा हूँ, तो वो मुझे एक सेकंड में इस तरह दबोच लेता जैसे भूखी बिल्ली चूहे को दबोचती है। अगरचे मैं बेहद एहतियात से काम ले रहा था, ताहम मेरी जरा सी लग़ज़िश उन पर ये राज फाश कर सकती थी कि मैं मुसलमान हूँ। मुझे रात के फिल्म वाले शो में पोशाली से मुलाकात करनी थी। इधर मिस्टर तिवाड़ी ने मिस्टर वशराम को हुक्म दे दिया था कि मेरे बंगले के बाहर निगरानी शुरू कर दी जाए। लाजमी बात थी कि खुफिया पुलिस का आदमी मेरे बंगले के आसपास दोपहर के बाद मंडलाना शुरू कर देगा। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि मैंने बाथरूम में छुपकर इत्तेफाक से उन दोनों की बातें सुन ली थी, वरना एक बहुत बड़ी तबाही से दो चार हो सकता था। अब मुझे अपने बंगले के बाहर मंडलाने वाले CID के आदमी से निमटना था या उसे जुल देकर पोशाली से मिलने सिनेमा हाउस जाना था। मेरे लिए CID के आदमी को पहचानना कोई मुश्किल नहीं था। दफ्तर का वक्त खत्म होने पर मैंने गाड़ी निकाली और अपने मकान की तरफ चल पड़ा। मकान के चारों तरफ से जायजा लेने पर बज़ाहिर मुझे कोई मशकूक आदमी नजर न आया, लेकिन जाहिर है कि वो इतना अनाड़ी नहीं होगा कि मेरे मकान के सामने आलू छूले लगाकर बैठ जाए। वो कहीं दूर किसी आड़ में छोटी सी दूरबीन लेकर किसी सयाह या किसी फकीर के भेस में बैठा मेरी निगरानी कर रहा होगा। अब मेरे लिए ये भी जरूरी हो गया था कि मैं अपने घर से पोशाली को कभी टेलीफोन न करूं और उसे भी मना कर दूं कि वो कोड वर्ड्स में भी मुझसे फोन पर बात न करे, क्योंकि हालात जिस किस्म का रुख इख्तियार कर चुके थे उसकी रोशनी में मेरी टेलीफोन कॉल्स का चेक किया जाना कुदरती बात थी। मैं बेडरूम में बैठा यही सोच रहा था कि अचानक फोन की घंटी जोर से बज उठी। मेरा दिल जोर से धड़का, कहीं ये पोशाली का टेलीफोन ना हो, लेकिन रिसीवर उठाते ही इत्मीनान की एक सांस मेरे हलक से खारिज हुई। दूसरी तरफ से मेरी मंगेतर और महबूबा सुजाता का फोन था। वो बोली कि डियर, क्या बात है, आज सारा दिन तुमने मुझे फोन नहीं किया, मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ। उसके साथ ही एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में चमक उठा। मैंने उससे थोड़ा सा इजहार उल्फत किया और फिर कहा कि लाश सिनेमा में बड़ी अच्छी अंग्रेजी फिल्म लगी है,
अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो चलो आज सेकंड शो देखते हैं। अगरचे मैं सख्त थका हुआ हूँ लेकिन तुम्हारी खातिर मैं। सुजाता ने मेरी बात काटते हुए कहा, बस बस ज्यादा प्रेम न जताया करो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी खातिर क्या कर सकते हो। मैंने एक बार फिर सुजाता से दो चार मोहब्बत भरी बातें की और उसे यकीन दिलाया कि तरक्की मिलते ही उससे शादी कर लूंगा। और अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं मेरी सालाना तरक्की को, और दिल पर जबर करके ये जुमला कह दिया कि अगर तुम मेरे साथ फिल्म देखने नहीं जाना चाहती तो ना सही। मुझे खतरा था कि वो इनकार न कर दे, मगर उसने इनकार न किया। हकीकत यह है कि वो लड़की वाकई मुझसे बेहद प्यार करती थी। आज भी जब मुझे उसका ख्याल आता है तो दिल में मीठी मीठी यादें अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। सुजाता की आवाज फोन पर सुनाई दी, हाँ हाँ, तुम तो यही चाहोगे कि मैं इनकार कर दूं, मगर मैं फिल्म देखने जरूर जाऊंगी। मैं माताजी से इजाजत ले लूंगी, तुम मेरे यहाँ आ जाना। मैं तो कहती हूँ कि अभी आ जाओ, खाना भी हमारे साथ खा लेना। इसमें मेरे मंसूबे की बेहतरी का पहलू यही था, जो आदमी मेरी निगरानी कर रहा था उसके लिए मेरा सुजाता के घर जाना कोई अनोखी बात नहीं होगी। मेरा मंसूबा यह था कि मैं सुजाता को साथ लेकर कैलाश सिनेमा जाऊंगा, जहां गैलरी में पोशाली मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं सुजाता के साथ बक्स में बैठूंगा और किसी बहाने थोड़ी देर के लिए बक्स से निकलकर पोशाली से जरूरी बातें करने के बाद वापस सुजाता के पास आ जाऊंगा। यूं मेरे जासूस को जो सिनेमा हॉल के बाहर टहल रहा होगा पता भी नहीं चल सकेगा कि मैं किस मकसद के लिए सिनेमा हाउस आया था। वो अपनी रिपोर्ट में यही लिखेगा कि मैं रात को सुजाता के साथ कैलाश सिनेमा सेकंड शो देखने गया था, और मेरे महकमे वालों को इल्म था कि सुजाता न सिर्फ मेरी कजन है बल्कि उससे मेरी शादी भी होने वाली है। मैंने कहा, डार्लिंग मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए सलाद अपने हाथों से बना कर रखना। ओके बाय। मैंने फौरन उसकी तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया। फोन बंद करके मैंने नौकरानी को अपने प्रोग्राम से आगाह किया और गाड़ी निकाल कर सुजाता के घर की तरफ रवाना हो गया। मेरी नजरें बड़ी होशियारी से गिरदोनिवाह का जायजा ले रही थी। अभी तक कोई मुश्तबा शख्स दिखाई नहीं दिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि किसी टैक्सी, गाड़ी या रक्शे में कोई शख्स जरूर मेरा ताक़ुब कर रहा होगा। मगर मैं मुतमईन था, अपनी मंगेतर के साथ फिल्म देखने में किसी के लिए शक करने वाली कोई बात नहीं थी। सुजाता, उसकी माताजी और पिताजी मेरा इंतजार कर रहे थे। सुजाता मुझे देखकर खिसक उठी। उसने फौरन मेरे लिए चाय बनाई। इधर उधर की बातें होती रहीं। रात के खाने पर सुजाता का भाई भी आ गया। ठीक 9:15 बजे मैंने सुजाता को साथ लिया और कैलाश सिनेमा की तरफ रवाना हो गया। 10 मिनट में हम सिनेमा पहुंच गए। मैनेजर से मुलाकात की तो वो हमें खुद बॉक्स में ऊपर तक ले गया। टिकट भी ना खरीदने दिए और चाय भी भिजवा दी। सुजाता ने फखरिया अंदाज में कहा, तुम इंटेलिजेंस वालों का भी लोगों पर बड़ा रोब होता है। बेचारा आगे पीछे फिर रहा था। मैंने सुजाता के कंधे को थपथपाते हुए कहा, मुझसे तुम्हारी शादी होगी तो तुमसे भी लोग इसी तरह डरेंगे। सुजाता ने कंधे को हल्का सा झटका, जब होगी तो देखा जाएगा। फिल्म शुरू हुई तो मैंने जेबों को टटोलते हुए सुजाता से कहा, अरे मैं अपने सिगार लाना तो भूल ही गया, तुम बैठो, मैं बाहर दुकान से सिगार लेकर आता हूँ। सुजाता की नजरें सामने पर्दे पर जमी हुई थी। कहने लगी, जल्दी आना। मैंने कहा, बस अभी आया 1 मिनट में। और मैं बॉक्स से निकलकर सीढ़ियां उतरने के बाद गैलरी वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। गेटकीपर मुझे मैनेजर के साथ जाते हुए देख चुका था। मैं उसके करीब गया तो वो मुअद्दब हो गया। मैंने कहा, गैलरी में मेरा एक दोस्त बैठा है, मैं जरा उसे देखा हूँ। गेटकीपर ने इंतहाई खंदा पेशानी से कहा, जरूर महाराज। गैलरी में अंधेरा था। मैं अंदर जाते ही 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके रुक गया। दोबारा आंखें खोली तो मुझे पर्दे की रोशनी में गैलरी में बैठे हुए इक्का दुक्का लोग दिखाई दिए। मैं गैलरी की अकबी दीवार की तरफ बढ़ा। मेरी नजरें कोने वाली सीट की तरफ उठ गईं। वहां पोशाली बैठी थी। उसे पहचान कर मैं खामोशी से उसके बराबर जा बैठा। पोशाली ने मेरी मौजूदगी को महसूस करते हुए कहा, जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस है। तुमने वहां कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। फिर मुख्तसर तरीन अल्फाज में उसे बताया कि किस तरह हिंदू फौजी ऐन मौके पर घबरा गया और सारा प्लान धरे का धरा रह गया। मैंने उसे ये भी बताया कि मेरे बॉस और मिस्टर वशराम को मुझ पर शक है कि लेबॉर्ट्री से बेहोशी का केमिकल मैंने चुराया है। उसने एक आदमी मेरी निगरानी पर लगा दिया है और अब मैं अपनी मंगेतर के साथ सिनेमा आया हूँ। पोशाली ने गर्दन फेर कर दाएं बाएं देखा। वो ऐसी जगह बैठी थी जहां आसपास कोई आदमी नहीं था। उसने पूछा, तुमने जोगियों वाला लिबास कहाँ फेंका था? मैंने कहा, वो तो मेरे बेडरूम में ही पड़ा है। पोशाली ने तल्ख लहजे में कहा, मुझे तुम जैसे तजुर्बाकार शख्स से इस हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। वो लिबास तुम्हें जला डालना चाहिए था। अब जबकि तुम्हारे बॉस को तुम पर शक हो गया है तो तुम्हारे बेडरूम की तलाशी भी ली जा सकती है। मेरा दिल अनजाने खतरात में घिर गया। मैंने सख्त हिमाकत की थी कि उस लिबास से अभी तक छुटकारा हासिल नहीं किया था। पोशाली दोबारा मुझसे मुखातिब थी, कहीं मिस्टर तिवाड़ी को ये शक तो नहीं हो गया कि तुम पाकिस्तानी हो और उसके ऑफिस में एक हिंदू कैप्टन का रूप बदलकर सुराग रसानी कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, खुदा
का शुक्र है कि उसे ये शक नहीं पड़ा, वरना मैं इस वक्त लाल किले के नीचे टॉर्चर चैम्बर में भयानक तशद्दुद का निशाना बना होता। खुशहाली ने ख्याल जाहिर किया, तुम्हारा फोन अब जरूर टेप होता होगा, तुम मुझे फोन न करना, मैं भी तुम्हें फोन नहीं करूंगी। जाने क्या फ्लैम की माइक्रो फिल्म हमारा टारगेट है, वो हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। इस टारगेट को हमें हर हालत में हासिल करना है। अब ये काम मैं करूंगी। कल शाम 5 बजे मेरी लाइब्रेरी में आना। सुजाता को जरूर साथ लाना क्योंकि तुम्हारी निगरानी हो रही है।